हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 92 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ? छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ए 10 फीट, बी 12 फीट, सी 15 फीट, डी 20 फीट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको बताना है कि जो छत की न्यूनतम ऊंचाई होती है किसी भी मकान की, वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए 10 फीट। भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सभी कब्रों की ऊंचाई 2.75 मीटर या 9 फीट से कम नहीं होना चाहिए। भारत में स्टैंडर्ड रूफ की ऊंचाई 10 फीट है, जबकि आर्किटेक्ट या इंजीनियर 11 फीट का बनाते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग के छत की ऊंचाई 3.6 मीटर या 12 फीट होती है। देखिए, जहाँ भी व्यवसायिक काम होते हैं वहां पर ये 12 फीट रखी जाती है कम से कम, और जो नॉर्मल हाउसिंग होता है जहां पर अब व्यक्ति रहते हैं वहां पर ये 10 फीट के करीब रखी जाती है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 फीट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट इज। कार्डियक आउटपुट गणना करने का फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, बी रेस्पिरेटरी रेट इनटू रिजर्व वॉल्यूम, सी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू ब्लड प्रेशर, डी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट सीओ, इसका क्या पूछा गया है? इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, इसका जो मल्टीप्लाई करने से मान आता है उसको कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। कार्डियक आउटपुट यह बताता है कि आपका हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है। 1 मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा निकाले गए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। इसे ml प्रति मिनट के रूप में मापा जाता है। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है स्ट्रोक की मात्रा गुणित हार्ट रेट। अब जैसे स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक बार में हृदय कितना ब्लड पंप करेगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य में होता क्या है कि जो स्ट्रोक की मात्रा होती है 70 ml, मीन्स एक बार में ये 70 ml पंप करता है। अब 1 मिनट में हृदय की धड़कन होती है नॉर्मली 72 प्रति मिनट। तो इस प्रकार से यदि 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट हम लोग निकालें तो ये करीब करीब कितना आएगा? 5 लीटर प्रति मिनट आता है। इस प्रकार से हम लोगों ने यह देखा यहाँ पर कि जो कार्डियक आउटपुट गणना करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यदि हम स्ट्रोक वॉल्यूम में हृदय दर का गुणा कर दें तो जो हमको प्राप्त होगा मान, उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज फाउंड इन। पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर और प्रक्षेप्य उल्टी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टीनोसिस, ऑप्शन बी मेगाकोलन, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी ऑम्फेलोसील। करेक्ट आंसर होगा पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये पाइलोरिक स्टीनोसिस में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ पे जो और भी ऑप्शन है उससे पहले हम लोग इसके बारे में, पाइलोरिक स्टीनोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पाइलोरिक स्टीनोसिस पेट और छोटी आंत के बीच के मार्ग यानी पाइलोरस का सकरा होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टोमक है और ये डियोडनम है, तो आंत यहाँ से शुरुआत होती है। इसमें जब सूजन आ जाती है, जिस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाया गया है, तो ये मार्ग क्या हो गया? पेट और छोटी आंत के बीच का जो मार्ग हो गया ये सकरा हो गया, सिकुड़ गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्टीनोसिस। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये पाइलोरिक वाल्व होता है। जब इसमें सूजन आ जाती है तो पेट और छोटी आंत के बीच का जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे भोजन पेट से आंत में जाने से रुक जाएगा। अब यहाँ पे जो खाया पिया है वो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ बैरियर लग चुका है। इस समस्या को शिशु हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस भी कहा जाता है। इसकी वजह से शिशुओं में जोरदार उल्टी होती है जिससे निर्जलीकरण हो सकता है। यह नवजात शिशुओं में सर्जरी की जरूरत वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। देखिए कॉमनली इसमें क्या होता है, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और यह प्रमुख समस्या वाली एक प्रमुख सर्जरी होती है शिशुओं में जो इस प्रकार की जाती है। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए थे जैसे ओम्फेलोसील है और मेगा कोलन है, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ओम्फेलोसील एक जन्मजात दोष है जिसमें शिशु की आंत या पेट के अन्य अंग नाभि क्षेत्र में छेद के कारण शरीर के बाहर होते हैं। आंतें केवल ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती हैं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तो ये ओम्फेलोसील का मतलब होता है जो आंत या पेट का ये भाग है, ये क्या है, आसानी से हम लोग बाहर से देख सकते हैं। ये कवर्ड तो रहता है लेकिन पतली झिल्ली से कवर्ड रहता है जो कि रप्चर हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओम्फेलोसील कहते हैं। थर्ड ऑप्शन था मेगा कोलन। मेगा कोलन इज एन एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कोलन दैट इज नॉट कॉज्ड बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी ये लार्ज इंटेस्टाइन में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये सूजन आ गई है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, तो इसको क्या बोला जाता है, मेगा कोलन बोला जाता है। इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय सिम्टम्स सच एज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या सिम्टम होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, व्हाट मे रिजल्ट इन सीरियस कॉम्प्लिकेशन। लेकिन क्या होगा, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन में परिवर्तित हो सकता है। कॉलोनिक परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड। यदि इसका हम लोग इलाज न करवाएं तो इससे और भी घातक समस्याएं आगे चल करके हो जाती हैं, जैसे कोलोनिक परफोरेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा और पूरे शरीर में इससे संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। हैलिटोसिस, ग्लोसाइटिस, जिंजीवाइटिस और चिलोसिस ये डिजीज है और इनके संबंध में यहाँ पर देखा गया है कि क्या प्रॉब्लम होगी। तो पहला है क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठों का फटना। दूसरा है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन। तीसरा है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जीभ में सूजन। चौथा है बैड ब्रेथ, मुंह से दुर्गंध। इस प्रकार से यदि हमको एक ही 2 ऑप्शन आते हैं तो सबसे पहले हम उनको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हैलिटोसिस मीन्स होता है मुंह से दुर्गंध आना, इसको हैलिटोसिस बोला जाता है। और ग्लोसाइटिस, जब जीभ में सूजन आ जाती है उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। जिंजीवाइटिस मीन्स होता है जिंजीवा में सूजन, मीन्स मसूड़ों में सूजन। और चिलोसिस मीन्स होता है होठों का फटना। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट्स। पोडियाट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर अंतर्गत डॉक्टर इलाज करता है। ऑप्शन ए फूड कंडीशंस, पैरों का इलाज। बी ओरल डिजीज कंडीशंस, मुंह का इलाज। सी ओल्ड एज पीपल, वृद्धों का इलाज। डी डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का इलाज। तो पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स होता है कि ये डॉक्टर किसका इलाज करेगा, ये डॉक्टर इलाज करेगा पैर और टखने का, मीन्स फुट कंडीशन का इलाज करता है। इसको क्या बोला जाता है, पोडियाट्रिक मेडिसिन का
डॉक्टर बोला जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देखेंगे। पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर पैर और तकनीकी चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा देखभाल और उपचार करता है। तो इसमें जो पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर क्या करता है, पैर और तकनीकी चिकित्सा और उनकी सर्जरी से संबंधित ट्रीटमेंट करता है। पोडियाट्रिक पैर की चोटें जैसे कि फ्रैक्चर या टूटी हुई अस्थियां, गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट के कारण पैरों में दर्द और सूजन, मधुमेह, पैर विकार जैसे संक्रमण, दीर्घकालिक अल्सर तथा तंत्रिका क्षति या तंत्रिका विकृति, पैर की संरचनात्मक असमानताएं आदि का निदान तथा उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पोडियाट्रिक मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, पैर और तकनीकी चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया और आर्थराइटिस हो गया, रीमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, पैरों में सूजन हो गई है, मधुमेह डायबिटीज के कारण पैरों में संक्रमण हो गया है। तो इस प्रकार की जो भी ट्रीटमेंट है ये पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंतर्गत डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू इज, वसा ऊतक में प्रमुख वसा है। ऑप्शन ए फास्फोलिपिड, बी कोलेस्ट्रॉल, सी स्फिंगोलिपिड और ट्राइग्लिसरॉल। इसका जो एडिपोज टिश्यू में जो प्रमुख फैट होता है ये होता है ट्राइग्लिसरॉल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू इज ट्राइग्लिसरॉल. Adipose tissue is a type of connective tissue that stores fat in the form of triglycerol, which is the main way higher animal store energy. इसमें जो एनिमल्स में सबसे अधिक स्टोर जिस फॉर्म में एनर्जी रहती है वो किस में रहती है, ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में। और जो एडिपोज टिश्यू है एक प्रकार का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करता है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एडिपोज टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये किसका स्टोरेज करेगा, ये फैट को स्टोर करेगा, लेकिन फैट को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर करता है। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the site for lumbar puncture spinal tap in adults is done between which of the following vertebra, L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5। किस कशेरुका के बीच स्पाइनल टैप किया जाता है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 और 4 दोनों होते हैं, L3 L4 और L4 L5 इनके बीच में क्या करते हैं, लंबर पंचर या स्पाइनल टैप किया जाता है। यहां से हम लोग इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति को सिटिंग पोजीशन में बिठा करके ये स्पाइनल टैप किया जा रहा है L3 और L4 के बीच में नीडल डाल करके। तो इसमें करते क्या है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, किससे, इस जो कि सराउंड्स दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करने वाली झिल्ली होती है, उसमें ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। उसको ये कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, स्पाइनल टैप द्वारा। स्पाइनल टैप एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें लगभग 30 मिनट या उससे कम समय लगता है। स्पाइनल टैप या लंबर पंचर CSF का नमूना लेकर मस्तिष्क तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक मेडिकल टेस्ट है। इस टेस्ट के दौरान रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुई डालकर CSF निकाला जाता है। जो लंबर पंचर होता है इसमें क्या करते हैं, CSF निकाल करके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि इन्फेक्शन है,
कैंसर है, रक्त ब्लीडिंग या हेमरेज की प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की बीमारियों का पता लगाने के लिए सीएसएफ निकाला जाता है। सीएसएफ एक स्पष्ट रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरे रहता है। अब ये जो सीएसएफ होता है ये क्या करता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर बहता रहता है और उसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। और ये जो क्या होता है कि जो 3 परतें होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। तो जो बीच की मेनिंजेस होती है अरेक्नॉइड, उसमें ये फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंटिलेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वेंटिलेटर संबंधी जटिलताओं में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय। देखिए, कभी जब वेंटिलेटर का यूज किया जाता है किसी पेशेंट में, तो उससे कुछ अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन एक जो समस्या है वो पैदा नहीं होती है, वो आपको बताना है। जैसे कि न्यूमोपेरिटोनियम, सेकंड है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, थर्ड मेंटल रिटार्डेशन, फोर्थ पैरालिटिक इलियस। तो जो इसमें वेंटिलेटर से संबंधित कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ये होगी मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, ये सभी कॉम्प्लिकेशन वेंटिलेटर से होती हैं। कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन इंक्लूड barotrauma, lung injury and pneumonia. Others include endotracheal tube complications, respiratory muscle weakness and secretion retention. Barotrauma, pulmonary barotrauma is a well-known complication of positive pressure ventilation. इस प्रकार से जो वेंटिलेशन की जो कॉम्प्लिकेशन है, ये क्या है, न्यूमोपेरिटोनियम है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है और पैरालिटिक इलियस है। जो नहीं है वो क्या है, मानसिक मंदता नहीं है, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। A ventilator that delivers a preset constant volume of air and preset oxygen is called। एक वेंटिलेटर जो पूर्व निर्धारित स्थिर मात्रा में हवा और पूर्व निर्धारित ऑक्सीजन प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेटर, बी प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर, सी वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर एंड फोर्थ है टाइम साइकिल्ड वेंटिलेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये जो वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर होता है, ये क्या करता है, एक ऐसा वेंटिलेटर होता है जो पूर्व निर्धारित, पहले से ही निर्धारित की गई है कि कितनी एयर जाना है, कितनी ऑक्सीजन जाना है। तो इस वेंटिलेटर को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर बोला जाता है। A volume cycle ventilator VCV is a mechanical ventilation mode that delivers a fixed tidal volume of air to a patient at set intervals or when the patient initiates a breath। जब या तो सांस ले या इसमें पहले से ही टाइडल वॉल्यूम, फिक्स्ड टाइडल वॉल्यूम होता है, जैसे कि आगे उसको सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। It is a common choice for initial ventilation in emergency department because it ensures a constant minute ventilation even when lung complication is abnormal. Next question. BPAP mode of ventilation is an acronym of। वेंटिलेशन का बीपैप मोड किसका संक्षिप्त रूप है? बाइलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाइलेटरल पीक एयरवे प्रेशर, ब्लीप पीक एयरवे प्रेशर। तो बीपैप का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बीपैप का फुल फॉर्म क्या है?
bilevel positive airway pressure. BPAP is an acronym for bilevel positive airway pressure. It is a type of non-invasive ventilation that helps people breathe when they can breathe on their own but are not getting enough oxygen or cannot get rid of carbon dioxide. तो इसका जो प्रयोग उस समय किया जाता है कि जिसमें जो भी पेशेंट हैं वो सांस तो स्वयं ले रहे हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं अंदर जा पा रही है, या जो अंदर उनके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या यूज किया जाता है? बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग से संबंधित है। इफ द 7th person फ्रॉम द फ्रंट इन अ क्यू इज द 10th person फ्रॉम बिहाइंड, हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू? यदि एक कतार में सामने से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां है तो कतार में कितने लोग हैं? देखिए इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है कि इससे 7वां हो गया, सामने से और पीछे से हो गया कितना? ये 10वां हो गया। तो अब ये व्यक्ति क्या हो रहा है? 2 बार जुड़ रहा है। तो यहां से है 7वां तो 7 लिख लिया और यहां से है 10वां तो 10 लिख लिया। दोनों को जोड़ देंगे तो 17 आएगा और एक घटा देंगे तो 16 आएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 16 है 16। तो क्या ट्रिक अपनाई है? ऊपर से नीचे तक कितनी है? 7वीं रैंक है इसकी और नीचे से है 16वीं। दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो। एक इसलिए घटाया जाएगा क्योंकि यही व्यक्ति 2 बार जुड़ जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है। चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर इन द गिवन सेट। एक संख्या चुनना है जो सेट दिया गया है इसके समान हो। 525, 813 और 714, 353, 329, 606 एंड 520। अब हम लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो हमने देखा कि 5 to 5, अब 5 to 5 इनको यदि ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे 8 + 1 9, 9 और 3 12, ये भी 12 आएगा और 7 1 4 इसका भी सम करने से ऐड करने से 12 आएगा। तो अब यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें आंसर 12 हो, जिसको ऐड करने से 12 आ रहा हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जब देखते हैं तो पहला ऑप्शन में है 5 3 8 और 3 11, तो 11 आता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला गलत है। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन में 3 2 9 लिखा है, इनको आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 12 13 14 है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ आ रहा था कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। तीसरा ऑप्शन चलेंगे 6 और 0 6, ये 12 आएगा इसलिए यही सही हो जाएगा। इसको भी यदि जोड़ेंगे तो ये 7 आएगा। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट सेट है इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा 606।